खबरें अब तक, पावर्ड बाय फ्लाई अपीयरेंस, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान, तो फ्लाई अपीयरेंस बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान। अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीयरेंस बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीयरेंस, जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीयरेंस, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी सरकार बनते ही एक्शन मोड में आए पीएम मोदी की, आंध्र प्रदेश के नए मुखिया बने चंद्रबाबू नायडू की, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुई घमासान की, और राहुल गांधी के चुनाव जीतने के बाद किए गए हवाई दावे की। साथ ही आज की मुख्य घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुवैत में भारतीयों के लिए काल बना लेबर कैंप, भीषण आग लगने से 40 की मौत, 30 घायल। कुवैत के मंगास में बुधवार सुबह एक इमारत में भीषण आग लग गई और 41 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 40 भारतीय शामिल हैं। जिस इमारत में आग लगी उसका इस्तेमाल श्रमिकों के आवास के लिए किया जाता था और वहां बड़ी संख्या में श्रमिक थे। ओडिशा और आंध्र प्रदेश को मिले नए सीएम, मुख्यमंत्री संग डिप्टी सीएम ने भी ली शपथ। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। यहां आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने सीएम पद की शपथ ली, साथ ही पवन कल्याण को भी सूबे का डिप्टी सीएम बनाया गया। तो वहीं ओडिशा में भी पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। भाजपा ने मोहन चरण मांझी को सीएम बनाया, तो वहीं साथ ही प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम को पद की शपथ दिलाई गई। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा, नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ा। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा पद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने करहल विधानसभा सीट छोड़ दी है। इसके साथ ही अखिलेश ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब करहल सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। जारी रहेगी नीट यूजी काउंसलिंग, हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नीट स्नातक परीक्षा 2024 में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। शेयर बाजार में हरे निशान पर क्लोजिंग, सेंसेक्स 150 अंक कुचला, निफ्टी 23,300 के पार। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत के बाद क्लोजिंग भी हरे निशान पर हुई। बुधवार को सेंसेक्स 149 अंकों की बढ़त के साथ 76,606 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 58 अंक चढ़कर 23,322 के लेवल पर बंद हुआ। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। मरे हुए व्यक्ति की खबर तो आपने काफी सुनी होगी, लेकिन अगर वही मरा हुआ व्यक्ति अचानक से जिंदा हो जाए, या यूं कहें जिंदा व्यक्ति को ही मरा हुआ समझ लिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, तेलंगाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस एक शख्स को नदी से बाहर निकाल रही है। पुलिस को किसी ने सूचना दी थी कि नदी में लाश बह रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकालने लगी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे बाहर निकाला तो वह जिंदा आदमी मिला। आपको भी सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन ये सच है। पहले आइए देखते हैं वायरल वीडियो। బాబాయ్ వాళ్ళు చచ్చిపోయి అనుకుని పోయిలాడా మొత్తం वहीं जब इस युवक को पुलिस ने नदी से बाहर निकाला तो वो बोला कि वो तालाब में आराम कर रहा था। पुलिस को उसने बताया कि वो काम करने के बाद थक गया था।
उसे बहुत गर्मी लग रही थी। गर्मी से निजात पाने के लिए वो नदी में लेट गया था और लोगों ने उसे मरा हुआ समझ लिया। खैर, ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिलहाल खबरें अब तक में बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। देश में एक बार फिर मोदी की सरकार बन गई है। मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में पहुंचकर काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री इस बार भी शुरुआत से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मोदी 2.0 में जो काम अधूरे रह गए थे उसे इस बार पूरा करने का संकल्प लिया है, जिसकी झलक देखने को भी मिल रही है। जी हां, पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन किसानों को बड़ी सौगात दी। शपथ ग्रहण के महज 16 घंटे बाद उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए फाइल पर साइन किए। इसके जरिए किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री के इस फैसले से देश के 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार किसान कल्याण के लिए काम करेगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे जनहित काम हैं जिन पर सरकार का फोकस सबसे पहले हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो काम। देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही पीएमओ में एंट्री ली तो सबसे पहले किसानों के हित में बड़ा फैसला ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन पर काम करेंगे। इसका जिक्र लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री ने खुद किया था। वहीं पीएम मोदी के सबसे पहले किए जाने वाले कामों की लिस्ट में अगला काम प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY से जुड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी 3.0 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी जा सकती है। वहीं अब जबकि देश में गठबंधन की सरकार बनी है तो फिर मोदी कैबिनेट का चुनावी राज्यों पर विशेष फोकस देखने को मिल सकता है और ऐसे में इन राज्यों के लिए कुछ लोक लुभावन और बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। दरअसल साल 2025 तक देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और बिहार शामिल हैं। ऐसे में इन राज्यों पर केंद्र की गठबंधन सरकार का ध्यान रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में लगे झटके की भरपाई करना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके अलावा इस सरकारी स्कीम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता में करीब 50% का इजाफा भी देखने को मिल सकता है। तो वहीं पीएम मोदी का अगला फोकस बेरोजगारी पर होगा। देश में बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के प्रयास के तहत कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। जाहिर है, लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था और विपक्ष ने भी इसे काफी भुनाया, जिस पर असर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर भी देखने को मिला। इसीलिए मोदी सरकार इस बार इस मुद्दे पर सबसे पहले फोकस कर रही है, जिसने चुनाव में इसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया और नुकसान पहुंचाया। खैर, अब मोदी का यह तीसरा कार्यकाल बाकी 10 साल से कितना अलग होता है और जनता को इससे कितना फायदा पहुंचता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश में आज से एक बार फिर तेलुगु देशम पार्टी की सरकार का राज होगा। जी हां, टीडीपी प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। विजयवाड़ा के केशरपल्ली आईटी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नायडू के अलावा पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। साथ ही 25 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वहीं नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए। ऐसे में जहां तेलुगु देशम पार्टी 16 लोकसभा सीटें जीतकर दिल्ली की लिहाज से किंग मेकर की भूमिका में उभरी है, तो वहीं प्रचंड जीत के साथ पार्टी आंध्र प्रदेश में बतौर किंग के रूप में सामने आई है। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। ये चौथी बार है जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। आंध्र प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हुए चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सियासी सफर का आगाज कांग्रेस पार्टी से किया था। चंद्रबाबू नायडू ने 1978 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। वहीं 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद दूसरी बार वो सीएम बने।
आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले नायडू साल 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने लगातार 9 वर्षों तक 2004 तक राज्य की कमान संभाली। इसके बाद वो दूसरी बार साल 2014 में सीएम बने। वहीं चंद्रबाबू नायडू के बाद जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू की सरकार में डिप्टी सीएम को मिलाकर 23 मंत्री हैं, जहां टीडीपी से 19, पवन कल्याण समेत जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री हैं। एक पद खाली रखा गया है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, पवन कल्याण की जनसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जहां एनडीए को 164 विधानसभा सीट मिली। इनमें से टीडीपी को 135, जनसेना पार्टी को 21 और बीजेपी को 8 सीट मिली है। वहीं नायडू के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी, मोहन यादव, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नितिन गडकरी समेत कई मंत्री शामिल रहे। वहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नायडू मंच पर पीएम मोदी के साथ गले मिले। जाहिर है लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। यहां तेलुगु देशम पार्टी ने जनसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तीनों दलों ने मिलकर जगन मोहन रेड्डी की सरकार को बुरी तरह हराया। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए को 175 में से 164 सीटों पर जीत मिली। वहीं जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी सिर्फ 11 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, तो वहीं कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश में नायडू सरकार का राज हो गया है, जो एनडीए के साथ गठबंधन में हैं। खैर, खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब सभी ने अपना पदभार संभाल लिया है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मंत्रियों ने अपना अपना पदभार संभाल लिया है, लेकिन एक पद अभी भी खाली है और वो पद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। क्योंकि अब जब जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है, तो तय है कि अब कोई नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से वापस आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है, लेकिन वो कौन होगा, इस बात को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट और समझिए कैसे इस बार अध्यक्ष पद के लिए भी मचने वाला है घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, जिसमें एक भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हैं। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह ने उन्हें केंद्रीय मंत्रालय की नई जिम्मेदारी दी है। जेपी नड्डा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, हर जगह बस यही सवाल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन है इस रेस में शामिल। पार्टी अध्यक्ष बनने की रेस में भाजपा के कई कद्दावर नेता शामिल हैं, लेकिन इस रेस में कई बड़े नामों को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें भाजपा महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौड़ में पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर के लक्ष्मण, ओम माथुर और बीएल संतोष भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इस रेस में अमेठी से हारी स्मृति ईरानी का नाम भी सामने आ रहा है और ये दमदार दावेदार इसलिए माने जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कई सभाओं में महिला वोटर्स की वकालत करते आए हैं। उन्होंने अपनी लगातार 3 बार की जीत में महिलाओं की भूमिका भी मानी है। अमेठी की पूर्व सांसद रही स्मृति को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष के लिए उनका नाम भी आगे चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो भाजपा की पहली महिला अध्यक्ष बन सकती हैं। देखा जाए तो आम चुनाव में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में औसतन प्रदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी बहुमत से चूक गई। ऐसे में पार्टी के नए अध्यक्ष को बहुत सोच समझकर चुनना होगा, क्योंकि नया अध्यक्ष ही पार्टी की स्थिति को दोबारा सही कर सकता है। इसके अलावा इसी साल झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। वहीं 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने दमदार अध्यक्ष नहीं चुना तो दिक्कत बढ़ सकती है
और अगर सही अध्यक्ष मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी फिर से नई संजीवनी मिल सकती है। फिलहाल खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। किसी ने बहुत सही कहा है कि हार से सामना करना जितना मुश्किल होता है उससे ज़्यादा मुश्किल होता है जीत के तीज को संभालना, जिसमें फिलहाल राहुल गांधी फेल होते नजर आ रहे हैं। इसीलिए शायद कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। दो सबसे बड़ी बातों पर मिली जीत के बाद राहुल गांधी ऐसे दावे कर रहे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। रायबरेली और वायनाड सीटों पर मिली बम्पर जीत के बाद राहुल गांधी जनता का धन्यवाद देने दोनों सीटों पर पहुंचे। जहां कल राहुल गांधी ने रायबरेली में जनता के सामने बड़ा दावा कर प्रियंका गांधी को पीएम मोदी से बड़ा नेता करार दिया, तो वहीं आज वायनाड में पीएम मोदी से भगवान का कनेक्शन बता डाला। देखिए रिपोर्ट और जानिए कैसे राहुल गांधी जीत के बाद कर रहे हैं हवाई दावे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी 7वें आसमान पर हैं। बात सही है, सालों के वनवास के बाद राजमहलों का सुख मिले तो खुशी अपार होती है, मगर इस खुशी में कोई हवाई दावे करने लगे तो कैसा लगेगा। दरअसल राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड की जीत के बाद काफी खुश हैं और जनता का धन्यवाद देने के लिए दोनों जगह पहुंचे, लेकिन उन्होंने दोनों जगह ऐसी बात बोली कि सब हैरान रह गए। कल रायबरेली में राहुल बोले कि हम चाहते थे कि बहन प्रियंका गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़े। मेरी बहन अगर वाराणसी से चुनाव लड़ गई होती तो आज देश के प्रधानमंत्री 2 या 3 लाख वोटों से हारते। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाई और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। वहीं आज वायनाड में राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे फैसले से वायनाड और रायबरेली के लोग खुश होंगे। इसके बाद राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री ने कहा 400 पार, जो गायब हो गया, और फिर 300 पार आ गया। इसके बाद उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं कोई निर्णय नहीं लेता, मुझे इस धरती पर परमात्मा ने रखा है और वही निर्णय लेते हैं। सुनिए। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. I am a human being. You know, you saw in the election, first the Prime Minister said 400 par. After that 400 par disappeared and 300 par came. After that 300 par disappeared, and then he gave a speech where he said, I am not biological. He said, after my mother passed away, I realized that I am not a biological person. I don't take any decision. I have been put on this earth by Paramatma and he takes all the decisions. Modi ji has a strange Paramatma. His Paramatma makes him take all the decisions in favor of Adani and Ambani. Paramatma tells him, Narendra Modi ji, this morning you are going to give Bombay airport to Adani. Okay, now you gave Bombay, now you give Lucknow. Good, now you have given 7 airports. Now you give power plants. Now you've done power plants. Now to help Adani with defense, you do Agniveer. But unfortunately, I do not have this luxury because I'm a human being and God does not order me. In fact, it is for me, it is much simpler.
My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do. राहुल गांधी ने अभी भी संशय रखा है कि वो रायबरेली को चुनेंगे या वायनाड को, लेकिन जिस तरह से दोनों जगह राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया वो लोगों को हैरान कर गया। राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो दावे वो अब कर रहे हैं उन दावों का कोई लॉजिकल तथ्य अब नहीं मिलने वाला। अगर राहुल गांधी को पता था कि वो काशी जीत सकते हैं तो प्रियंका गांधी को क्यों नहीं उतारा। वहीं आज भगवान के कनेक्शन वाली टिप्पणी का भी सीटों के चयन से कोई नाता नहीं दिखता है। फिलहाल रायबरेली और वायनाड में राहुल गांधी की जो बाजीगरी काम आई थी वो अब आगे कैसे काम कर पाती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसे दावों से केवल उनका बेड़ा पार होने वाला नहीं, अब उनके किए गए काम की उनके आगे का भविष्य तय कर सकता है। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नज़र आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रहीं। कुवैत में आज सुबह एक इमारत में लगी भीषण आग में 41 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 40 भारतीय शामिल हैं। वहीं केरल की वायनाड से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता से बातचीत की और उन्होंने लोगों को धन्यवाद किया। वहीं नीट परीक्षा परिणाम को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नीट यूज काउंसलिंग को रोका नहीं जाएगा। इस मामले पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होनी है। वहीं अखिलेश यादव ने आज अपनी विधानसभा सीट करहल से इस्तीफा दे दिया। इनके अलावा अयोध्या से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद ने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उड़ीसा में मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में कड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने बलौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी को पद से हटा दिया है। उनकी जगह दीपक सोनी नए कलेक्टर और विजय अग्रवाल नए एसपी होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज राजधानी में संकट के बीच टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या टैंकर माफियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता, क्या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप टैंकर माफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे। वहीं आज उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें हिस्सा लेने पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेता पहुंचे। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में आज सुर्खियों का विषय बनी रहीं। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। 18वीं लोकसभा के नतीजे भले ही अपने अंदर कई संदेशों को समेटे हुए हों, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, भले ही इंडिया गठबंधन एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ हो, फिर भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और देश को एक बार फिर नई बुलंदी और ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जी जान से जुट गए हैं। सीटों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को भले ही नुकसान हुआ है, लेकिन लगातार तीसरी बार वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उड़ीसा और तेलंगाना में पार्टी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। उड़ीसा में लोकसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने बीजू जनता दल का 24 साल से चला आ रहा वर्चस्व को तोड़ दिया है और प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की राजनीति में अब भी मोदी सबसे बड़े वर्चस्व वाले नेता हैं। विपक्ष ने भले ही कितनी ही कोशिश की हो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के खिलाफ जनता को भड़काने की, लेकिन जनता के सामने पीएम मोदी की जो छवि बनी है उसे वो हिला भी नहीं पाए। यही कारण है कि सभी विपक्षियों ने एक साथ मिलकर पूरी दम लगा दी, लेकिन इसके बाद भी वो मोदी को नहीं हरा पाए। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। जीवन में कुछ छोड़ देने के बाद ही सब कुछ मिलता है।